गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ फिजिक्स के अंतर्गत आज हम एक विशेष टॉपिक की बात करने जा रहे हैं और वो है धारा मापी। धारा मापी मतलब नाम से ही स्पष्ट है, मीन्स द डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड कि किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करने के लिए जिस यंत्र या जिस उपकरण की आवश्यकता होती है या यूज़ किया जाता है, ये बोला जा सकता है वह धारा मापी कहलाता है। तो किसी भी धारा मापी में मुख्यतः दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। सबसे पहला चीज़ होता है उसका कुंडली और दूसरा होता है चुंबक। तो इस आधार पर धारा मापी को दो हिस्सों में बांटा गया है, चल कुंडल धारा मापी और दूसरा होता है चल चुंबक धारा मापी। चल कुंडल धारा मापी मतलब एक ऐसा धारा मापी जिसमें कुंडली जो है वो गतिशील होता है और चुंबक स्थिर होता है। तो उस स्थिति में कुंडली में विक्षेप उत्पन्न कर हम धारा का मापन करते हैं, उसे कहा जाता है चल कुंडल धारा मापी। दूसरे केस में चल चुंबक नाम से स्पष्ट है, चल चुंबक जिसमें चुंबक गतिशील होगा और कुंडली स्थिर होगी तथा चुंबक में विक्षेप उत्पन्न कर हम धारा का मापन करते हैं। तो आज हम जो धारा मापी पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेटेड है चल कुंडल धारा मापी। उसका एक पार्ट्स है, उसका एक प्रकार है, बोला जा सकता है निलंबित धारा मापी। ये चल कुंडल धारा मापी का ही प्रकार है, निलंबित धारा मापी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वह धारा मापी जिसमें कुंडल जो है वो गतिशील रहेगा, कुंडली गतिशील होगा और कुंडली में विक्षेप उत्पन्न कर हम धारा का मापन करते हैं। तो चलिए आज सेशन में बात करते हैं हम इसके डायग्राम डिस्क्रिप्शन और इसके सिद्धांत पर। तो निलंबित धारा मापी जैसा कि नाम से दिया जाता है इसका निलंबित धारा मापी, इसको कहा जाता है सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर। तो सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर तो वास्तव में क्या होता है कि इसमें दो दृढ़ आधार होते हैं, दो दृढ़ आधारों के मध्य, ये पहला दृढ़ आधार T1 और ये नीचे शो किया जा रहा है, ये दूसरा जो दृढ़ आधार है ये T2। ये जो दो दृढ़ आधार दर्शाए गए हैं T1 और T2, इन दोनों के मध्य फास्फर ब्रांच की एक पतली पत्ती के साथ, ये फास्फर ब्रांच की एक पतली पत्ती होती है जिसके साथ एक समतल दर्पण कैपिटल M लगा हुआ रहता है तथा इसके साथ एक कुंडली Q और एक स्प्रिंग SP श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं कुंडली का। तो वास्तव में कुंडली क्या होता है, तो ये नर्म लोहे का एक टुकड़ा होता है, नर्म लोहे का टुकड़ा जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। C जो है वो नर्म लोहे का टुकड़ा है और उसके ऊपर तांबे के तार, इस प्रकार से तांबे के तार लपेटे गए हैं और तांबे के तार लपेटने के बाद उसको एक एल्यूमिनियम के फ्रेम के साथ बंद कर दिया जाता है जो संपूर्ण रूप से एक कुंडली कहलाती है। क्यों? कुंडली के दोनों ओर दो दंड चुंबक लगे हुए रहते हैं, ये पहला दंड चुंबक और ये दूसरा दंड चुंबक, एक N और दूसरा S। तो कुंडली के दोनों ओर अगर हम देखें तो दंड चुंबक N और S स्थिर होते हैं, जो अगर देखा जाए तो सिरों पर अवतलाकार घटे होते हैं। इनकी जो आकृति होती है वो सिरों पर थोड़ा सा अवतलाकार होता है। उसके पीछे कारण क्या है तो उस पर हम बात कर लेते हैं कि वास्तव में जैसे कुंडली है तो अगर ये दंड चुंबक हमारे अगर सीधे रहते तो उस स्थिति में जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वो संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली से बद्ध नहीं हो पाती, बल्कि कुछ जो बल रेखाएं हैं वो बाहर निकल जाती, जिसके कारण संपूर्ण बल रेखाओं का इफेक्ट जो है वो कुंडली पर नहीं पड़ता। इस कारण से क्या किया गया है कि कुंडली को जो त्रिज्यीय काटने के पीछे उद्देश्य ये रहा है कि जो बल रेखाएं निकलती हैं वो सदैव किसी पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं। तो लंबवत निकलने के कारण यहाँ जो बल रेखाएं हैं वो सीधे कुंडली पर असर डालती हैं और जितनी बल रेखाएं हैं सभी बल रेखाएं कुंडली से होकर गुजरती,
जिससे धारा का परिमाण वास्तविक परिमाण हमको प्राप्त होता है। तो इस आधार पे हम बात कर रहे थे निलंबित धारामापी के चित्र एवं रचना का। तो जो सामने दर्शाया गया वो उसका चित्र एवं रचना है। इस पर एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। T1 और T2 दो दृढ़ आधारों के मध्य एक फास्फर ब्रांच की पतली पत्ती के साथ समतल दर्पण M, कुंडली Q और स्प्रिंग SP श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। कुंडली Q का निर्माण जैसा कि बताया गया है कि नर्म लोहे का जो टुकड़ा C होता है उस पर तांबे के तार लपेटकर फिर उसको एल्यूमिनियम के फ्रेम के साथ बंद कर दिया जाता है, जबकि कुंडली के दोनों ओर दंड चुंबक स्थिर होते हैं। ये दोनों दंड चुंबक स्थिर दंड चुंबक है, ये गति नहीं कर सकते, गति करने का काम सिर्फ कुंडली करता है। तो अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि जो दंड चुंबक लगे होते हैं वो सिरे पर अवतलाकार कटे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना होती है। और सबसे बड़ी बात जो इसके सामने है वो उसको शो नहीं किया जा रहा है, वास्तव में समतल दर्पण के जस्ट सामने उसके फ्रंट में एक प्रकाश स्रोत लगा हुआ रहता है। वो प्रकाश स्रोत से निरंतर जो प्रकाश किरणें हैं वो समतल दर्पण पर आपतित होती हैं और उसके साथ एक स्केल पैमाना लगा हुआ रहता है। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं अब इसके सिद्धांत पर कि निलंबित धारामापी का जो सिद्धांत है वो क्या बोलता है। तो चलिए देखते हैं निलंबित धारामापी का सिद्धांत। तो जैसे ही हम धारामापी में धारा प्रवाहित करते हैं, इस सिरे पे जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो जैसे ही धारा प्रवाहित होता है तो धारा इधर से नीचे जाते हुए एक सिरे पर धारा नीचे की ओर और दूसरे सिरे पर धारा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो धारा आई जा रही थी वो धारा कुंडली के एक सिरे पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, जबकि दूसरे सिरे पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। हर सिरे पर बात करेंगे। सबसे पहले इस सिरे की ओर बात कर लेते हैं जिसमें धारा की दिशा जो है वो नीचे की ओर है और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ये बोला गया है कि यदि ये चालक के धनावेश के गति की दिशा होगी या धनावेश की दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो ये लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो धनावेश धारा की दिशा है वो नीचे की ओर है। धारा की दिशा जो है इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि धारा की दिशा नीचे की ओर है, जबकि ये जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है N से S की ओर। तो जो हमारा मध्यमा है वो निश्चित तौर पर उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। या ये बोला जा सकता है कि इस पर लगने वाली जो बल की दिशा होगी वो अंदर में कैपिटल F इनसाइड में होगा, जबकि इस सिरे पर अगर हम बात करें तो धारा की दिशा जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। धारा की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है N से S की ओर है। तो इस सिरे पर लगने वाले बल की दिशा लंबवत बाहर की होगी। मतलब ये बोला जा सकता है कि इस दिशा में लगने वाला बल जो है वो बाहर की ओर है। दोनों कंडीशन में देखें तो फॉर एग्जाम्पल हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे ये एक पेड़ है, एक कुंडली है, तो एक सिरे पर जो है वो लंबवत नीचे की ओर बल लगेगा, जबकि दूसरे सिरे पर लंबवत ऊपर की ओर। तो इस प्रकार ये घूमना शुरू कर देता है। अर्थात ये बोला जा सकता है कि उस पर विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है। एक बल और एक बल समान परिमाण के जब दो बल किसी एक ही वस्तु पर परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उसे बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है, जो कि यह कुंडली को विक्षेपित कर देता है, इसलिए इसे विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है। तो धारा के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो कुंडली को एक निश्चित कोण से घुमा देता है। जैसा कि मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, ये सामने रखा हुआ है। जैसे ही दोनों सिरों पर बल लगेगा, एक सिरे पर नीचे की ओर, एक सिरे पर ऊपर की ओर, तो ये घूमना शुरू कर देगा। और ये कुंडली जब घूमेगा तो नॉर्मल सी बात है, ये जो कुंडली है वो सीधे जुड़ा हुआ है स्प्रिंग SP से। अगर स्प्रिंग SP से जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पे स्प्रिंग अपने ऊपर आरोपित किसी भी ऐंठन का विरोध करता है, अर्थात उस पर विपरीत दिशा में ऐंठन बल युग्म
बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है। तो ये बोला जा सकता है कि एक विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण जो उसको घुमाने का प्रयास करता है, जबकि दूसरा स्प्रिंग के कारण ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण जो उसको पुनः पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है। जब दोनों बलों का परिमाण समान होता है तो वो कुंडली जो होता है वो एक निश्चित कोण बनाकर स्थिर हो जाता है, और उसके बाद वो जो कोण है कितना कोण बनाता है उसका एनालिसिस हमारे सूत्र की स्थापना पर हम उसकी चर्चा करेंगे। तो ये ओवरऑल इसका सिद्धांत कहलाता है। एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में इसका सिद्धांत और कार्यविधि क्या होगा। तो ये बोला जाएगा जैसे ही हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली में धारा की दिशा परस्पर दोनों सिरों पर परस्पर विपरीत होने के कारण एक सिरे पर लंबवत नीचे की ओर और दूसरे सिरे पर लंबवत ऊपर की ओर बल लगने लगता है, अर्थात बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसके कारण वो थीटा कोण से विक्षेपित हो जाता है या एक निश्चित कोण से विक्षेपित हो जाता है। किंतु स्प्रिंग अपने ऊपर आरोपित किसी भी ऐंठन का विरोध करती है, वह विपरीत दिशा में ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण आरोपित करती है, जिसके कारण जो कुंडली है वो एक निश्चित कोण बनाकर स्थिर हो जाती है। अब जो हम इसके सूत्र की स्थापना पर है तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके सूत्र की स्थापना।